गुड मॉर्निंग क्लास। तो कल का होमवर्क किया आप लोग? हाँ, कोई भी नहीं कर पाए? संडे के लिए बचा के रखें क्या? क्या था होमवर्क पता है ना? हाँ, पद्मावत देखना था। देख लिए ना आप? मतलब देख चुका हूँ पहले। हाँ, नहीं कल इनको होमवर्क मिला था। चलिए स्टार्ट करें। हुलिया रखने की प्रथा किसने शुरू की थी? हुलिया और घोड़ों को दाग देने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार मूल्य नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी के समय में। और चित्तौड़ पर आक्रमण करने वाला शासक ये भी अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण विजय के लिए किसको भेजा था इसने? मलिक काफूर को। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। और इसके बाद में जो आया कौन था शासक जिसके बहुत सारे प्लान्स फेल होते गए? मोहम्मद बिन तुगलक। इसके जितने प्लान्स फेल होते गए उसी की वजह से इसको कई बार पागल शासक कहा जाता है। इसके बारे में एक स्टेटमेंट मिलता है कि प्रजा को राजा से और राजा को प्रजा से छुटकारा मिल गया, इस टाइप का। ठीक है, उसका रीज़न क्या है कि इसके जो प्लान्स है वो पब्लिक को परेशान करने वाले थे और ज़्यादा करके फेल होते चले गए थे। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसके जो सेनापति थे उनका नाम क्या था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी के बारे में ये आपको पता है कि इसने नालंदा और विक्रमशिला को ध्वस्त करने का काम किया था। जगन्नाथ मंदिर कौन सी शैली में बना हुआ है? नागर शैली में। कौन कौन सी शैलियां होती है मंदिर निर्माण की? नागर, बेसर और द्रविड़ शैली। उत्तर से दक्षिण की तरफ चलेंगे तो उत्तर भारत में नागर, फिर मध्य भारत में बेसर और दक्षिण में द्रविड़ शैली। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा। गुलाम हो गया, खिलजी हो गया, तुगलक हो गया। नेक्स्ट कौन सा होगा? सैयद वंश। इसके बारे में इतिहास में बहुत प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। आप चाहें तो रिवीजन के टाइम में इस टॉपिक को, सैयद वंश वाले टॉपिक को चाहें तो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, सैयद वंश एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सैयद वंश 1414 से 1451 तक। 1414 से 51। लास्ट कल हमने पढ़ा था आपका गुलाम खिलजी तुगलक वंश के अंतिम शासक की हत्या किसने करवाया था? अच्छा, किसका आक्रमण हुआ था उसके समय में? तैमूर लंग का। ठीक, तैमूर लंग जो है वो एक व्यक्ति है खिज्र खां, उसके आमंत्रण पर भारत आया था। ठीक है, तो ये नया वंश है सैयद वंश, इसके संस्थापक हो गए खिज्र खां। खिज्र खां ये जो जनरली आपको ज़्यादा करके राजनीति में एक ही चीज़ समझ में आती है। अगर कोई व्यक्ति हैं जो राजा बनना चाहते हैं
अपने पिछले राजा को या तो स्वयं हराएंगे या तो किसी का सहारा लेकर के हराएंगे। ठीक है, तो तुगलक वंश के जो अंतिम शासक है उनको हराने का काम उन्हीं के दरबार में, उन्हीं के साम्राज्य में रहने वाले व्यक्ति थे खिज्र खां, इनके द्वारा किया गया। ठीक है, तैमूर लंग को आमंत्रण भेजा कि कमजोर शासक है, आप हरा सकते हैं करके, और उनके हारने के बाद में इन्होंने सत्ता पर कब्जा कर लिया। ठीक है, लिखिएगा इसमें, इस वंश के संस्थापक खिज्र खां, इस वंश के संस्थापक खिज्र खां। मुस्लिम संप्रदाय के अंदर दो कम्युनिटी बटी हुई है, एक को कहा जाता है सुन्नी और एक को कहा जाता है शिया। ठीक है, मुस्लिम संप्रदाय के अंदर जो धार्मिक मतभेद को लेकर के जो लड़ाई रहती है वो शिया और सुन्नी की रहती है हमेशा। एक है शिया और एक है सुन्नी, शिया और सुन्नी। ठीक है, ये जो नया वंश चला था खिज्र खां या सैयद वंश, ये शिया धर्म को या शिया वंश को, शिया संप्रदाय के लोग थे, मुस्लिम धर्म के अंदर ही शिया संप्रदाय के लोग थे। इसके पहले जितने भी मुसलमान हुए भारत में, मुस्लिम राजा हुए, वो सब सुन्नी थे ज़्यादातर, और ये जो थे शिया संप्रदाय को मानने वाले थे। सर ये सिया सुन्नी में ये वाला रहता है क्या, नबी और सुन्नी वाले, सुन्नी जो मुस्लिम है वो पैगंबर मोहम्मद को ही अपना सर्वोच्च कह सकते हैं कि अल्लाह या पैगंबर मोहम्मद को ही सबसे बड़ा इष्ट देवता मानते हैं, इष्ट मानते हैं अपना। और सिया जो है वो पैगंबर मोहम्मद के कुछ उत्तराधिकारी आए थे। हाँ, नहीं, नबी उन्हीं को कहा जाता है, पैगंबर मोहम्मद को ही नबी कहा जाता है। उनके कुछ नाम है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो पैगंबर मोहम्मद के बाद जो उनके वंशज आए थे उनको ये लोग अपना इष्ट मानते हैं, इसी चीज़ को लेकर के कि कौन किसको हम सर्वश्रेष्ठ माने, पैगंबर मोहम्मद को या उनके वंशजों को। इस बात को लेकर के दोनों में मतभेद रहता है। ठीक है, सिया और सुन्नी में। इस वंश के संस्थापक खिज्र खां। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसने स्वयं को तैमूर का प्रतिनिधि बताया। इसने कभी भी सम्राट या कह सकते हैं कि उस समय राजा की उपाधि नहीं ली। इसने स्वयं को तैमूर, इसके पहले जो आक्रमणकारी था तैमूर लंग, इसने स्वयं को तैमूर का प्रतिनिधि बताया और उसी के हिसाब से शासन करता था, उसको टैक्स भेजता था और वहां से फिर इसको कोई भी प्रॉब्लम होती नहीं थी। स्वयं को तैमूर का प्रतिनिधि बताया। ठीक, इसके बाद में अगले शासक का नाम लिख लीजिएगा। बस इनमें सिर्फ नाम लिख करके चाहे तो छोड़ सकते हैं। अगले शासक है मुबारक शाह। पहला है खिज्र खां, दूसरा है मुबारक शाह। मुबारक शाह। अगले शासक का नाम लिखिएगा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। अगला जो वंश स्थापित होने वाला है कौन सा? लोदी वंश। इसका जो ओरिजिन है यहीं से शुरू हो चुका था, कह सकते हैं। लोदी वंश का जो प्रभाव है वो यहीं से देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो राजा है इन्होंने लोदी वंश के जो संस्थापक कौन है? बहलोल लोदी। ठीक, ये इन्हीं के दरबार में थे और इनको काफ़ी ऊंचा पद दिया गया था। उसके बाद में धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को मतलब राजा सम्राट के रूप में स्थापित करने के लिए वहाँ की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू किया और जैसे ही आखिरी शासक जो कमजोर निकला उनको मरवा करके स्वयं एक नए वंश की नींव रखी। ठीक, लिखिएगा मोहम्मद शाह में इसने बहलोल लोदी को खान ए खाना की उपाधि दी।
खान ए खाना की उपाधि दी? ठीक है, कुछ आक्रमण हो रहे थे इसके समय में, जिसको बहलोल लोदी ने अपने बातचीत से विफल कर दिया था। मतलब इसमें मैत्री संधि कर ली थी कुछ राजाओं के साथ में, जिसकी वजह से इस मतलब यहाँ पे सैयद वंश के समय में आक्रमण होने से बच गया उनका साम्राज्य, और उससे खुश होकर के इनको बहलोल लोदी को खाने खाना की उपाधि प्राप्त हुई थी। ठीक है, अगले शासक का नाम लिखिएगा, अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह अंतिम शासक हैं, इस वंश के अंतिम शासक। अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक, इसका चैप्टर यहीं पे क्लोज करते हैं सैयद वंश का। और अगला जो महत्वपूर्ण वंश है इसका नाम है लोदी वंश। (1451 से 1526) 1451 से 1526 1451 से 1526। लिखिएगा इसमें पहला शासक का नाम बहलोल लोदी। बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक। पहला पॉइंट, लोदी वंश का संस्थापक। नेक्स्ट पॉइंट, इसने दिल्ली और आगरा को राजधानी बनाया। इसने दिल्ली और आगरा को राजधानी बनाया। यह राजधानी परिवर्तन वाला जब प्लान आता है तो ज़्यादा करके फेल होने लगता है और वापस से लोग अपनी जगह पे वापस जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक स्टेबल जो क्या बोलते हैं कैपिटल है, वो आपको बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है, चाहे विदेशी आक्रमणकारियों से हो, चाहे राजनीतिक अस्थिरता से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो। हर चीज़ का वहाँ पे एक स्ट्रक्चर, वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर बन चुका होता है और नई जगह पे ये सारी चीज़ें डेवलप करना मुश्किल होता है। ठीक है, इससे पहले मतलब दिल्ली सल्तनत में कौन है जिसने राजधानी परिवर्तन का प्रयास किया था? फेल हो गया था। 5 प्लान बनाए थे इसने, 5-6 प्लान बनाए थे, सारे फेल हो गए थे। देवगिरी, हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसने बहलोली सिक्का चलाया। इसने बहलोली सिक्का चलाया। इसके कॉइन वैसे सिर्फ अपने नाम से चलाया था, तो इसके समय पे चलने के बाद बंद हो जाना चाहिए था, पर आगे जो शासक हैं, क्योंकि ये मार्केट में सर्कुलेट हो चुका था, तो ये लंबे समय तक कंटिन्यू रहा। ठीक है, इसके बाद आने वाले 3-4 राजाओं के समय तक ये लोदी वंश का जो बहलोली सिक्का था, ये कंटिन्यू चल रहा था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, ग्वालियर अभियान के दौरान, ग्वालियर कहां पे है? मध्य प्रदेश में। ग्वालियर अभियान के दौरान 1489 में 1489, ग्वालियर अभियान के दौरान 1489 में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक, बहलोल लोदी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद जो शासक है वो हमारे काम का है, बहुत सारे क्वेश्चन वहां से पूछे गए हैं। इसका नाम है कौन? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ये भी अपने समय पे मतलब काफ़ी विद्वान शासक था, जैसा कि
मोहम्मद बिन तुगलक था, बहुत सारे भाषाओं का जानकार था, बहुत सारे सब्जेक्ट का जानकार था, लेकिन मैंने बताया कि जानकारी होने और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में वो फेल हो गया था। ठीक, सिकंदर लोदी अपना प्रशासन बहुत ठीक ठाक तरीके से चलाता है और एक अच्छा कवि भी था ये। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है, ये कवि था जो एक निक नेम से कविताएं लिखता था। क्या था? आपने पढ़ा हुआ है ये नाम, मतलब जिन्होंने हिस्ट्री थोड़ा बहुत पहले पढ़ रखा है, ये किसी भी वन लाइनर वाली बुक में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, गुलरुखी नाम से किताबें लिखता था या कविताएं लिखता था। लिखिएगा पहला पॉइंट इसमें, यह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। इसकी महत्वपूर्ण रचना लज्जत ए सिकंदरी है। इसकी महत्वपूर्ण रचना लज्जत ए सिकंदरी है। नेक्स्ट पॉइंट, इसने आगरा शहर बसाया। इसने आगरा शहर बसाया। इसने आगरा शहर बसाया। नेक्स्ट पॉइंट, इसने कुतुब मीनार का जीर्णोद्धार करवाया। कुतुब मीनार वाले 4-5 पॉइंट जहां पे लिखे आपने वहां पे इसका जिक्र मिलेगा आपको। इसने कुतुब मीनार का जीर्णोद्धार करवाया। लोदी वंश का शासनकाल क्या लिखा है आपने? 1451 से 1536। 1526। अब ये बताइएगा, एक व्यक्ति अंग्रेजों की तरफ से, आपको पता है वास्को डी गामा, ये नाम तो बचपन से सुने हैं। वास्को डी गामा किस समय आया था भारत? 1498, 1500 के आसपास, इसी समय में इसका जिक्र मिलता है किताबों में। 1498 में जो वास्को डी गामा आया था, ये किसके शासनकाल में आया था कह सकते हैं फिर? सिकंदर लोदी के। एक प्रश्न पूछता है जनरली, कई बार हम इसको मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न समझते हैं, कई बार मिडाइवल हिस्ट्री का। ठीक है, तो दोनों जगहों से इसका रिलेशन है, लिख लीजिएगा ये पॉइंट। इसके संत कबीर भी इसी कालक्रम के हैं। हाँ, इनका भी जिक्र मिलेगा आपको। लिखिएगा इसमें, इसके काल में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा, ईयर वगैरह वैसे हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, पर चाहे तो यहीं पे नोट कर लीजिएगा ब्रैकेट में। 1498 में भारत आया। इसके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 में भारत आया। नेक्स्ट पॉइंट, ये टैक्सेशन व्यवस्था को और बेहतर करना चाहता था। भूमि की पैमाइश करवाई इसने, और इसके लिए इसने एक स्केल दिया जिसको कि आप किस नाम से जानते हैं? गज ए सिकंदरी के नाम से। लिखिएगा, इसने भूमि की पैमाइश हेतु, इसने भूमि की पैमाइश हेतु गज ए सिकंदरी नामक पैमाने का प्रयोग किया। गज ए सिकंदरी नामक पैमाने का प्रयोग किया। गज आज भी यूज होता है कई बार डिस्टेंस की या दूरी की माप के लिए, पर जो इंटरनेशनल यूनिट है अब मीटर, किलोमीटर, ये सब ज़्यादा यूज करते हैं। गज ए सिकंदरी नामक पैमाने का प्रयोग किया।
ठीक, इसके बाद में अगले राजा हुए। सिकंदर सबसे महत्वपूर्ण है इस समय में, बहलोल छोड़ सकते हैं, सिकंदर महत्वपूर्ण है। इसके बाद नेक्स्ट है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी लिखिएगा। इसके समय में सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है, इसके समय में सल्तनत काल लगभग समाप्त हो गया और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन कहे जाते हैं? बाबर। बाबर का शासन पहले कहां पर था? काबुल या अफगान की तरफ कह सकते हैं, ठीक है। अब बाबर भारत क्यों आया? असल में इसको भारत आने की जरूरत नहीं थी। यहां पे बाबर जो था, पहले एक जगह है फरगना नाम से, ठीक। बाबर पहले फरगना का शासक हुआ करता था, ठीक। उसके बाद में एक और जगह था यहां पे, इसका बाबर का ननिहाल कहां पे था? किसी को याद आ रहा है क्या? यहां पे एक जगह है, स से कुछ नाम है, चलो ये नाम याद आएगा तो मैं बता दूंगा। फरगना का शासक था बाबर, और यहां पे एक लोकेशन है जो उसका ननिहाल हुआ करता था। ये चाहता था कि ये जो साम्राज्य है वो भी उसके अधीन आ जाए, ठीक। अब ये जो है यहां से इस तरफ अपनी सेना लेकर के मूव करता है। उस समय तक इसके आसपास जो बाकी के सुल्तान थे, या कह सकते हैं कि बाकी के जो राजा थे, ये छोटे छोटे जो विरोध करने वाले जो लोग थे, उसने इसके साम्राज्य पर अधिकार कर लिया, ठीक है। उसको आक्रमण करके जैसे ही वो वहां से शिफ्ट हुआ, यहाँ इस जगह को इन्होंने अधिकार कर लिया। अब इसको जब यहाँ पर पहुंचा, उसके बाद इसको पता चला कि उसके साम्राज्य पर किसी ने आक्रमण करके अधिकार कर लिया है। अब ये वापस यहाँ से यहाँ गया चेक करने के लिए, तब तक इसके आसपास जो लोग थे उसने इसको भी आक्रमण करके अधिकार कर लिया। मतलब वो ना घर का रहा ना घाट का, उसका दोनों लोकेशन अब खत्म हो गया था। उसको रहने खाने का भी ठिकाना नहीं था। वो अपने बचे हुए सैनिकों और अपने परिवार के साथ में भारत की तरफ मूव करता है, क्योंकि पता है कि भारत या जो पूर्व वाला एरिया है वहां पे बहुत कमजोर शासक इस समय है, और इसको असल में ये यहां पे आता भी नहीं, इसको यहां से न्योता भेजा गया था। दिल्ली सल्तनत में जो आखिरी शासक थे उनको हटाने के लिए इन्हीं के आसपास के जो राजा थे, इन्होंने इसको न्योता भेजा था, ठीक है, दिल्ली आने के लिए। तब जाकर के ये दिल्ली आया और दिल्ली आकर के इस राजा को हटा दिया था, ठीक। उसके बाद में एक नया वंश यहां पे शुरू हुआ, जिसको कि आप मुगल वंश के नाम से जानते हैं। दिल्ली के आसपास के जो शासक थे उन्हीं ने ही दिल्ली के राजा से परेशान होकर या आपसी दुश्मनी की वजह से बाबर को न्योता भेजा था, जिसकी वजह से बाबर भारत आया था। अदरवाइज हो सकता है वो पश्चिम की तरफ चला जाता, मतलब अफगानिस्तान में ही कहीं और लोकेशन खोजता, या पाकिस्तान में आकर के ही वो शरण ले लेता। लेकिन वो भारत आया इसलिए क्योंकि उसको न्योता भेजा गया था, उसको बताया गया था कि इस समय यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता है, यहाँ पे शासक कमजोर है, और आप यहाँ पर आकर के अपना शासन चला सकते हैं, ठीक है। आसपास के जो लोग थे, जो राजा थे, उनको ये लगा कि बाबर यहाँ पे आएगा, क्योंकि उसने बुलावे पे आया है, एक गेस्ट की तरह आया है, तो यहाँ पे राजा है उसको हराएगा और वापस चला जाएगा। ये सोचे बाकी के लोग, बाकी के जो राजा थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो यहाँ पे आया, उसको तो भाई रहने खाने का प्रॉब्लम था, वो यहाँ पे आया और यहीं पे सेटल हो गया। बाद में इन लोगों ने कहा कि अरे आप वापस क्यों नहीं जा रहे हो, अतिथि हो कब जाओगे करके। बोला कि अब तो हम यहीं रहेंगे और आपको जो करना है कर लो। उसके बाद बाबर का बहुत सारे लोगों के साथ आपसी युद्ध भी हुआ है, ठीक है। इसको एक एक करके देखेंगे, ठीक। इनके बारे में नोट कर लीजिएगा। इब्राहिम लोदी के बारे में, इब्राहिम लोदी क्योंकि लोदी वंश का आखिरी शासक था और इसी को हटाने के लिए बाबर आया हुआ था। लिखिएगा इसमें, दिल्ली के आसपास के राज्यों से
दिल्ली के आसपास के राज्यों से बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रित किया गया। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रित किया गया। इसमें मुख्य भूमिका आलम खां और दौलत खां। नाम महत्वपूर्ण नहीं है, बस याद रखिएगा इब्राहिम लोदी के रिलेटिव थे, चाचा भतीजा कुछ थे, आलम खां और दौलत खां। आलम खां और दौलत खां को इसने दिल्ली के आसपास का एरिया दिया हुआ था, और जैसा होता ही है कि फैमिली रिलेशन में किसी भी चीज को लेकर के, टैक्स के पैसे को लेकर के या राजनीतिक दखल को लेकर के, पावर सत्ता को लेकर के इनमें मतभेद होना शुरू हो गए थे, और ये लोग ज्यादा पावर चाहते थे, सीधे सीधे इब्राहिम से लड़ाई कर नहीं सकते थे, इसीलिए बाबर को न्योता भेजा गया था। ठीक है, लिखिएगा इसमें मुख्य भूमिका आलम खां और दौलत खां ने निभाया। बाबर को बुलाने में मुख्य भूमिका आलम खां और दौलत खां की रही थी। एक और व्यक्ति है इस तरफ राजस्थान गुजरात वाले क्षेत्र में, इसका नाम है राणा सांगा। इससे भी इब्राहिम का युद्ध होता रहता था, वो भी परेशान रहता था, इसीलिए फाइनली जब यहाँ पे आक्रमण हो रहा था इब्राहिम के ऊपर, उस समय इसने भी कोई हेल्प नहीं किया था। ठीक है, ये जो कुछ महत्वपूर्ण युद्ध हैं इनके नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इब्राहिम लोदी का कौन कौन से आसपास के राजाओं के साथ युद्ध हो रहा था। ठीक है, इसमें पहला लिखिएगा प्रमुख युद्ध, इब्राहिम लोदी के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। तराइन वाला तो याद है ना, पहला, दूसरा, तीसरा। इसमें लिखिएगा पहला खतौली का युद्ध, खतौली का युद्ध 1517-18, खतौली का युद्ध 1517-18। राणा सांगा वर्सेस लोदी, इब्राहिम लोदी, राणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी। खतौली का युद्ध 1517-18, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में। दूसरा है पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। ठीक है, और इस युद्ध में फिर इब्राहिम की हार होती है। उसके बाद में यहां पर एक नया वंश शुरू हो जाता है जिसको आप किस नाम से जानते हैं, मुगल वंश के नाम से। दिल्ली सल्तनत में जितने भी राजवंश रहे हैं, इसमें इनकी कमजोरी एक ये भी रही है कि कोई एक फैमिली ट्री नहीं था प्रॉपर। एक फैमिली ट्री जब होता है ना, तो लोगों को जिम्मेदारी होती है कि ये हमारे वंशज हैं और इन्हीं के नाम से हमको शासन करना है। हर एक व्यक्ति या हर एक जो नया सुल्तान आया वो अपना नया राजवंश चलाने के फिराक में होते थे, जिसकी वजह से ये पूरा दिल्ली सल्तनत उस इंटेंसिटी से या उस प्रभावशीलता से शासन नहीं कर पाया जितना इनका कैपेसिटी था। ये मजबूत शासक थे, नो डाउट, बहुत मजबूत शासक थे। इसमें से कई राजा ऐसे हुए हैं जो पूरे भारत पे दक्षिण तक साम्राज्य स्थापित कर सकते थे, लेकिन नहीं कर पाए। इसका रीजन क्या था कि जल्दी जल्दी सत्ता परिवर्तन होता चला गया। ठीक है, चलिए इस काल की मतलब पूरे ओवरऑल दिल्ली सल्तनत की जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, कुछ बिंदु हैं, इनको आप नोट करके ऐड कीजिएगा। और इसके बाद में हमें कायदे से शुरू करना चाहिए मुगल काल। पर मुगल काल और आपका दिल्ली सल्तनत के बीच दक्षिण में कुछ नए साम्राज्य भी निकल करके आए थे, उभर के आए थे। इसमें से एक प्रमुख है बहमनी और एक है
विजयनगर साम्राज्य, इनको भी हमको थोड़ा सा इस टॉपिक के बाद में इसको पैरेलली स्टडी कर लेना है, ये छूट जाएगा वरना। विजयनगर साम्राज्य, एक शासक का नाम आपको याद आ रहा है? वैसे आपने अभी बताया था, जिसने दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी, कौन था? तुगलक। ये जो दिल्ली से देवगिरी अपना राजधानी स्थानांतरित कर रहे थे, उसी समय यहाँ पे एक नए वंश का उदय होता है जिसका नाम है बहमनी। असल में बहमनी साम्राज्य जो है वो यहाँ पे जब दिल्ली से ये दौलताबाद या देवगिरी अपना राजधानी स्थानांतरित कर रहे थे, तो कुछ लोग जो दिल्ली सल्तनत से चल करके आए थे, भाई आधे लोग तो रास्ते में गर्मी की वजह से मर गए थे, कुछ लोग यहीं पे रह गए, कुछ लोग जो बचे कुचे थे वापस जाने के लिए बीच में आधे रास्ते मर गए, बहुत कम लोग वापस दिल्ली पहुंच पाए थे। ठीक है, तो बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य लगभग दिल्ली सल्तनत के पैरेलली ही चल रहा था, इसीलिए हमको कालक्रम के हिसाब से मुगल साम्राज्य के बदले पहले बहमनी और विजयनगर को कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है, तो पहले हम अपना दिल्ली सल्तनत कंप्लीट करेंगे, जो भी मिसलिनियस पॉइंट है इसको लिख करके, और उसके बाद विजयनगर या बहमनी को स्टार्ट करेंगे। ठीक, इसमें नोट में सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, इसमें लिखिएगा जजिया कर का इतिहास। जजिया कर अलग अलग लोगों ने लगाया, किसी ने सभी लोगों पर जजिया लगाया, किसी ने ब्राह्मण पर लगाया, किसी ने हटा दिया, उसी का पूरा सीक्वेंस है किसने किसने कब जजिया कर लगाया था। जजिया क्या होता है? गैर मुसलमानों पर लगाया गया कर है। ठीक, जजिया कर का इतिहास इसमें लिखिएगा सबसे पहला पॉइंट। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम पहला आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम डैश करके लिखिएगा। 1712 में सर्वप्रथम हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। 1712 में सर्वप्रथम हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। सेकंड है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर लागू किया। ब्राह्मणों पर लागू किया। शुरुआत में जब लगाया गया था तो उसमें ब्राह्मण जो है वो एक्सक्लूडेड थे, मतलब इनको बाहर रखा गया था जजिया कर से। गैर मुसलमान पर ब्राह्मण एक्सक्लूडेड होते थे, इसने ब्राह्मणों पर लागू किया। नेक्स्ट है अकबर। मुगल वंश में अगले शासक पढ़ेंगे आगे, अकबर। 1564 में जजिया कर समाप्त किया। 1564 में जजिया कर समाप्त किया। नेक्स्ट औरंगजेब। औरंगजेब 1679 में पुनः जजिया लागू किया। 1679 में पुनः जजिया कर लागू किया। और लास्ट है फर्रुखसियार। फर्रुखसियार या फर्रुखसियार जो भी मात्रा है लिख सकते हैं। फर्रुखसियार अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त किया। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त किया। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त किया। नेक्स्ट लिखिएगा, ये तो था
टैक्स में भी जजिया के बारे में। नेक्स्ट लिखिएगा भूमि का वर्गीकरण। भूमि के अलग अलग नाम हैं। बताओ। मोहम्मद बिन कासिम वाला है 1712। शुरुआत में जब आक्रमण किया था भारत पे मुस्लिम आक्रमणकारियों में, कह सकते हैं कि पहला सफल आक्रमणकारी था। इसके पहले भी हुए थे, पहला सफल आक्रमणकारी था। और इसने जैसे ही भारत पर आक्रमण किया या भारत पर, ये डेट समझ नहीं आया मेरे को, 900 आसपास का लग रहा है। असल में जब, हाँ ये डेट आपको हो सकता है हेर फेर मिले। पहला जो इसका शासन था ना, वो इधर सिंध के आसपास था। पूरा दिल्ली तक नहीं पहुंचा था, ये शुरुआत में सिंध के आसपास था। और सिंध क्षेत्र में जो हिंदू रहते थे उन पर लगाया था इसने पहला जजिया टैक्स। ठीक, 1712 में पहला जजिया कर लगाया था इसने सिंध के आसपास वाले क्षेत्र में। हालांकि सिंध का कुछ हिस्सा, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा पड़ते हैं, तो ये जो सिंध वाला एरिया है इसका कुछ हिस्सा भारत में भी आता था, पर ज्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में है। ठीक, नेक्स्ट लिखिएगा भूमि का वर्गीकरण। सबसे पहला है इक्ता भूमि। इक्ता भूमि, और यहीं से एक शब्द निकला है इक्तेदार। हाँ, इक्तेदारी प्रथा। इक्ता भूमि वेतन के बदले दी गई भूमि। वेतन के बदले दी गई भूमि। अगला है खालसा भूमि। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में, पूर्णतः केंद्र के अधीन या पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में। राजा या राज्य की प्राइवेट प्रॉपर्टी होती थी या सरकारी संपत्ति कह सकते हैं, खालसा भूमि। नेक्स्ट, इनाम, गिफ्ट देते हैं, इनाम। विशेष लोगों को दान में दी गई भूमि। इक्ता और इनाम में ध्यान रखिएगा, इक्तेदार को जिम्मेदारी है राजा की सहायता करना। इनाम वाला, इनाम जिसको मिला है, भाई पता है ना इनाम कैसा होता है, दे दिए फिर भूल जाओ, वैसा ही था इनाम, विशेष लोगों को दान में दी गई भूमि। और कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां पे मुस्लिम राजा ने आक्रमण तो कर लिया था, कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां पे राजा का आक्रमण किया गया था, उस क्षेत्र पर अधिकार भी किया गया था, लेकिन प्रत्यक्ष शासन नहीं था। वहां पे अभी भी पुरानी व्यवस्था लागू थी, पढ़ा था ना हमने, सामंती व्यवस्था। इसी से ही मिलता जुलता इक्तेदार या इक्तेदारी व्यवस्था शुरू हुई थी। लिखिएगा सामंती भूमि। नहीं, भूमि के ही टाइप में ही नेक्स्ट है सामंती भूमि। प्रतिवर्ष निश्चित मात्रा में धनराशि सरकारी या राजा को देते थे। प्रतिवर्ष निश्चित मात्रा में धनराशि, टैक्स के रूप में ही निश्चित मात्रा में धनराशि राजा को देते थे। ठीक है, आपने दो तीन शब्द मैं बोल रहा हूं, आपको पता है, आप जो पता है आपको बताते चलना। खराज पढ़ा था हमने, जजिया, जकात, खुम्स, खराज पढ़ा था ना। खराज क्या था? टैक्स का ही एक रूप था। जजिया ये तो पढ़ लिए। जकात
ये भी पढ़ लिया आपने, धार्मिक कर है, हर एक मुसलमान को अपना जो इनकम है उसका एक हिस्सा दान करना पड़ता है। ठीक है, एक शब्द शायद हमने नहीं पढ़ा होगा, उश्र। उश्र ये भी एक प्रकार का टैक्स है। नोट में ही नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, उश्र कर। हाँ, भूमि का ही, भूमि पर लगाया गया टैक्स है। भूमि कर के रूप में उपज का 1/10 भाग। उश्र भूमि कर के रूप में उपज का 1/10 भाग। भूमि कर के रूप में उपज का 1/10 भाग। हाँ हाँ, 1712 बोला क्या मैंने? सॉरी, नहीं 712 ही है ये। ओह नहीं, सॉरी, मुझसे गलती हुई है, फिर 712 ही था वो। सबने 1712 लिखा क्या? ओह माफ कीजिएगा, 712 था पहला जो टैक्सेशन था। सबसे पहले जजिया लगाया गया था 712 ईसा में। करेक्शन के लिए सभी सामने का एक काट दीजिएगा, वहां से 1712 बोल दिया था शायद मैंने, एक को काटिएगा, 712 ईस्वी था। ठीक, नेक्स्ट, प्रमुख साहित्य एवं साहित्यकार। इस टाइम पे या सल्तनत काल में, दिल्ली सल्तनत के समय पे जो महत्वपूर्ण साहित्य हैं, साहित्यकार हैं, वैसे हमने हर एक राजा के साथ में कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं, कुछ अगर छूट गए होंगे उसको यहां पे देखते चलेंगे। प्रमुख साहित्य एवं साहित्यकार, सबसे पहला नाम लिखिएगा इसमें, रेहला किसकी किताब है? नाम जो नाम लिख चुके हैं कहीं भी उसको छोड़ते चलेंगे। रेहला किसकी किताब है? इब्न बतूता। नेक्स्ट जो पूछा गया है पर जनरली हमने कहीं भी टॉपिक में कवर नहीं किया है, एक किताब है और एग्जाम में पूछा गया है, मृगवती। मृगवती मृगवती के लेखक हैं कुतुबन। कुतुबुद्दीन लिखते हैं, वैसे ही कुतुबन। मृगवती इसके लेखक हैं कुतुबन। और इसके साथ में लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, यह एक सूफी साहित्य है। यह एक सूफी साहित्य है। सूफी कौन होते थे बताया था मैंने। मुस्लिम धर्म के अंदर एक जो लिबरल पार्ट था, जो कि धर्म पर आस्था तो रखते थे पर हिंसा पर विश्वास नहीं करते थे। वो धर्म को एक स्वैच्छिक रूप से मानने वाली इकाई मानते थे कि लोगों को धर्म के बारे में शिक्षा दी जानी चाहिए, उनकी मर्जी है कि वो एक्सेप्ट करें या ना करें। ठीक है, जिनका राजनीति से ताल्लुक नहीं होता था उनको कहते थे सूफी। ठीक, यह एक सूफी साहित्य था। नेक्स्ट है सियासतनामा। सियासतनामा सियासतनामा इसके लेखक हैं निजाम उल मुल्क। निजामुल मुल्क, सियासतनामा, इसके लेखक हैं निजामुल मुल्क। इसके बारे में ब्रैकेट में लिखिएगा, दास व्यवस्था से संबंधित, दास व्यवस्था से संबंधित। नेक्स्ट है
नेक्स्ट किताब है फुतूह उस सलातीन। फुतूह उस सलातीन। इसके लेखक हैं ख्वाजा अबू बक्र इसामी। ख्वाजा लिख लेंगे ना, ख्वाजा अबू बक्र इसामी। ख्वाजा अबू बक्र इसामी। नेक्स्ट किताब है, जनरली किसी राजा के समय में इसको नोट नहीं किया होगा हमने, इकबाल नामा। इकबाल नामा। इकबाल नामा। इसके लेखक हैं मुतमाद खां। इकबाल नामा, इसके लेखक हैं मुतमाद खां। ठीक, ये जो ऐसे किताब हैं जिनको हमने किसी राजा के समय में नहीं पढ़ा पर प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक, ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे बुक्स को लेकर के। ठीक, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा विजयनगर साम्राज्य। नेक्स्ट हेडिंग डाल दिएगा नए पेज में विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य, इसका जो कालक्रम था 1336 से 1650। 1336 से 1650 विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1650। एक वंश हमने पढ़ा है कहीं पे, संगम वंश। संगम वंश को संगम क्यों कहा जाता है उस समय को? संगम वंश या संगम काल। एक जगह पे संगम काल पढ़ेंगे और एक जगह संगम वंश पढ़ेंगे। वहां पे हम संगम काल पढ़े थे। साहित्य की रचना। हाँ, संगम का मतलब हाँ साहित्य रचना के लिए या फिर आप आपस में मीटिंग करते थे, इसी को संगम कहा गया था। दक्षिण भारत में मीटिंग को ही संगम कहा जाता है। अलग अलग राज्यों के जो विद्वान थे इस समय मीटिंग करते थे, उसको संगम काल कहा गया है। ठीक, और यहाँ पे जो कुछ महत्वपूर्ण राजवंश हैं, इसमें खास करके 4 संगम में साथ से पांडव। हाँ 3 वंश वहाँ पे पढ़ चुके हैं। यहाँ पे जो 4 वंशों का नाम पढ़ना है, उसमें से एक वंश का ही नाम है संगम वंश। ये था संगम काल, ये है संगम वंश। मतलब किसी व्यक्ति का ही नाम था संगम, उसके नाम पे उसके आगे के जो वंशज थे उन्होंने संगम वंश चला दिया। ठीक, संगम के अलावा यहाँ पे जो 3 और वंश हैं, एक है सालू वंश, एक है तुलुव वंश और एक है अरविडु वंश। जो पहली बार पढ़ रहे होंगे नाम थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, पर ये 3 नाम है अलग अलग वंश के, सालुव, तुलुव और अरविडु। ठीक, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, 2-4 बातें याद रखेंगे पर्याप्त है। ज़्यादा प्रश्न पूछता नहीं है और ज़्यादा एफर्ट लगाने का मतलब स्कोप नहीं बचता इतने सारे सब्जेक्ट और इतने डिटेल में पढ़ने के बाद में। ठीक है, तो संगम वंश पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ये 4 प्रमुख वंश हैं जो कि आपको विजयनगर साम्राज्य के अंदर पढ़ने हैं। डिफरेंस समझ में आ रहा है? संगम काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय मीटिंग होती थी। ठीक, चोल, चेर, पांड्य ये 3 थे, इनके विद्वानों की मीटिंग होती थी, इसलिए इसको संगम काल कहा गया। और संगम वंश किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर यह नाम रखा गया है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में
इसमें कुछ 2-3 बिंदु लिख लीजिएगा इसके पृष्ठभूमि के रूप में। विजयनगर साम्राज्य के लिए 2-3 बिंदु हैं, कॉमन पॉइंट्स है, इसको लिखिएगा। दक्षिण भारत में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने राजधानी परिवर्तन, देवगिरी याद है? फिर से बताओ, देवगिरी में परिवर्तन राजधानी लेकर के कौन आ रहा था? मोहम्मद बिन तुगलक। ये जब यहाँ पे आया था तो इधर भी पहुंचा थोड़ी देर के लिए, और यहाँ से 2 व्यक्ति थे दक्षिण से, हरिहर और बुक्का नाम के। जब वापस गया तो अपने साथ इनको दिल्ली लेकर के चला गया। ठीक, उनको कहा कि आप इस्लाम ग्रहण कर लो। ठीक है, दोनों वैसे हिंदू थे, तो इनको इस्लाम धर्म कबूल करवाया, इस्लाम इन्होंने कबूल भी किया। उसके बाद में इनको वापस इसने भेज दिया, विजयनगर साम्राज्य पे जाओ और वहाँ पे अपना शासन बढ़ाओ। ठीक, अब ये जो है वो वापस यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिए। ठीक, उसके बाद तो यहाँ पे जो राजनीतिक अस्थिरता थी उसके वजह से राजा भी गया, प्रजा भी गई। ठीक, तो ये जो हरिहर और बुक्का थे वो इस समय मतलब दिल्ली सल्तनत में जो राजधानी परिवर्तन का कालक्रम चल रहा था उस समय इनका शासन यहाँ पे स्थापित था। मतलब संगम वंश वाले जो व्यक्ति थे हरिहर और बुक्का, वो यहाँ पे पहले ही स्थापित हो चुके थे। उनको खींच करके फिर यहाँ लेकर के आए, फिर बाद में इनको वापस से विजयनगर साम्राज्य को ही एक्सपैंड करने के लिए वापस भेजा गया, और वापस आने के बाद उन्होंने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। ठीक, लिखिएगा इसमें, हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने, दक्षिण भारत में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने इस साम्राज्य की नींव रखी, विजयनगर साम्राज्य के बारे में है, इस साम्राज्य की नींव रखी और अपने पिता संगम के नाम पर एक नया वंश चलाया, और अपने पिता संगम के नाम पर एक नया वंश चलाया। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के बारे में इसका एक इंट्रोडक्शन था कि कैसे यहां पे शुरुआत हुआ हिंदू साम्राज्य का। अब इसमें सबसे पहला हेडिंग डाल दीजिएगा, संगम वंश। सबसे पहला है संगम वंश, और इसके संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का। तो सबसे पहले नाम लिखिएगा, हरिहर प्रथम। हरिहर और बुक्का, इसमें सबसे पहला है। हरिहर और बुक्का में जो पहला था हरिहर, उसी को ही हरिहर प्रथम भी कहा जा रहा है। हरिहर प्रथम, इसने, पहला पॉइंट है, इसने विजयनगर को राजधानी बनाया। नहीं, ये कर्नाटक वाला एरिया पड़ेगा। असल में ये पूरा एरिया इन्हीं के अधीन था। विजयनगर साम्राज्य में आपको वो पता है ना, जब संगम काल चल रहा था उस समय ये 3 हिस्सों में बटा हुआ था। हाँ, चोल, चेर, पांड्य के नाम से ये 3 हिस्सों में बटा हुआ था। लेकिन अभी ये पूरा दक्षिण भारत, ये पूरा एरिया इन्हीं के अधीन था। बाद में दूसरे राजा परिवर्तित हो गए, मतलब जिन भी राजा का वंश चला है वो पूरे एरिया पर चला है। जैसे कि अभी यहाँ पे संगम वंश चल रहा है तो पूरे एरिया पे संगम वंश है। उसके बाद सालू आएंगे तो पूरे ही एरिया पे, तुलु आएंगे तो पूरे एरिया पे, इस तरीके से चल रहा था। यहाँ पे चोल, चेर, पांड्य अलग अलग एरिया बटा हुआ था। ठीक, इसमें लिखिएगा सबसे पहला पॉइंट, इसने विजयनगर को राजधानी बनाया। नेक्स्ट पॉइंट,
इसे दो समुद्रों का अधिपति कहा जाता था। इसे दो समुद्रों का अधिपति कहा जाता था। इसे दो समुद्रों का अधिपति कहा जाता था। हालांकि कायदे से तीनों समुद्र इसके एरिया में थे। ठीक, इसे दो समुद्रों का अधिपति कहा जाता था। किस राजा के बारे में कहा जाता है कि उसके घोड़ों ने तीनों समुद्रों का पानी पिया है? ये पहले पढ़ चुके हैं ये पॉइंट हम। सिकंदर। सिकंदर तो आधे रास्ते से लौट गया था बेचारा। चंद्रगुप्त मौर्य मध्य भारत के नीचे नहीं पहुंच पाए थे चंद्रगुप्त मौर्य उस टाइम पे। मतलब उसके स्वयं नहीं पहुंच पाए थे, उसके जो उत्तराधिकारी थे। मतलब देखा जाए तो आपका मगध साम्राज्य था वो लगभग इस एरिया तक पहुंच गया था। पूरा दक्षिण कवर नहीं कर पाए थे वो लोग भी। समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त को कहा जाता है कि उसके घोड़ों ने तीनों समुद्रों का पानी पिया था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट शासक का नाम लिखिएगा। बुक्का प्रथम। भाइयों में जो सेकंड भाई था, पहला था हरिहर, सेकंड है बुक्का। बुक्का प्रथम। इसके बाद शासन किया है। पहले बड़े भाई ने, फिर छोटे भाई ने। बुक्का प्रथम लिखिएगा इसमें। इसे तीनों समुद्रों का अधिपति कहा जाता है। इसे तीनों समुद्रों का अधिपति कहा जाता है। इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। हिंदू शासक था, वापस से हिंदू कल्चर या वैदिक कल्चर को इंपोज कर रहा था, लागू कर रहा था। इसी वजह से इसने इसको वेद मार्ग प्रतिष्ठापक कहा गया। इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। हाँ, इस्लाम कर लिया था। फिर मैंने बताया कि वहां से भाग के दोनों बच के वापस आ गए। मतलब भेजा ही था राजा ने उसको कि जाओ वापस से विजयनगर साम्राज्य को और एक्सपेंड करो करके। दोनों जब वापस आए तो वापस से हिंदू में कन्वर्ट हो गए। वहां पे राजा की डर से इस्लाम कबूल किया था, वापस आके स्वतंत्र हो गए, तो वापस से अपने धर्म में आ गए। नेक्स्ट पॉइंट। इसने चीन में अपना दूतमंडल भेजा। इसने चीन में अपना दूतमंडल भेजा। इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिएगा। चीन में अपना दूतमंडल भेजा। इसने चीन में अपना दूतमंडल भेजा। ठीक, इस क्रम में और कई राजा आए हैं। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण राजा है उनका नाम है देवराय। देवराय प्रथम। देवराय प्रथम। इसके शासनकाल में इटली का यात्री निकोलो कोंटी इसके शासनकाल में इटली का यात्री निकोलो कोंटी भारत आया। इसके शासनकाल में इटली का यात्री निकोलो कोंटी भारत आया। अगले राजा का नाम लिखिएगा देवराय द्वितीय।
ये था देवराय प्रथम। अगले राजा का नाम है देवराय द्वितीय। इसके शासनकाल में अब्दुल रज्जाक नामक फारसी यात्री भारत आया। इसके काल में अब्दुल रज्जाक नामक फारसी यात्री भारत आया। और नेक्स्ट पॉइंट, इसने गज बैठकर, गज यानी क्या होता है? हाथी। इसने गज बैठकर, हाथियों को मारने वाला, इसने गज बैठकर की उपाधि धारण की। शौक होता है किसी किसी का, कोई परिंदे मारता है, कोई सांप मारता है, कोई हाथी मार दे रहा है, कोई शेर पाग का शिकार करने निकल जाते हैं। इसने गज बैठकर की उपाधि धारण की। नेक्स्ट है वीरूपाक्ष। वीरूपाक्ष द्वितीय, इस वंश का अंतिम शासक। राजा और भी हुए हैं पर महत्वपूर्ण है ही नहीं, पूछे नहीं जाते। वीरूपाक्ष द्वितीय इस वंश का अंतिम शासक। इस वंश का अंतिम शासक। संगम वंश के बाद में अगला वंश लिखिएगा सालुव वंश। सालुव वंश। सालुव वंश। पहले राजा का नाम है नरसिंह सालुव। नरसिंह सालुव। इस वंश का संस्थापक नरसिंह सालुव, इस वंश का संस्थापक। ठीक, सालू वंश में कोई भी महत्वपूर्ण शासक नहीं हो पाए थे। इसके बाद में अगला वंश लिखिएगा तुलुव वंश। तुलुव वंश। यहां से 3-4 प्रश्न पूछे गए हैं हमारे एग्जाम्स में, पीएससी व्यापम्स में। तुलुव नहीं, शासक और भी हुए हैं, महत्वपूर्ण है ही नहीं कोई भी। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें संस्थापक का नाम पूछ लिया जाता है। संगम वंश, सालुव, तुलु, अरविडु में। तुलु वंश में लिखिएगा इसके संस्थापक वीर नरसिंह थे। वीर नरसिंह थे। वीर नरसिंह। सालू वंश में नरसिंह सालू। तुलु वंश में वीर नरसिंह। इस वंश के संस्थापक वीर नरसिंह थे। अगले शासक का नाम लिखिएगा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। तुलु वंश में ही अगले शासक हैं। पहला था आपका वीर नरसिंह, दूसरा है कृष्णदेव राय। यह तेलुगु साहित्य का विद्वान और योग्य प्रशासक था। पूरे विजयनगर साम्राज्य में देखा जाए तो लगभग
कुछ ही महत्वपूर्ण शासक होंगे, उसमें से एक कृष्णदेव राय भी थे। यह तेलुगु साहित्य का विद्वान और एक योग्य शासक था। नेक्स्ट, इसकी कुछ उपाधियां हैं। उपाधि करके डैश करेंगे और उसमें एक दो नाम लिखिएगा, कौन कौन सी उपाधि थी। उपाधि डैश करके, आंध्र पितामह, आंध्र पितामह, कॉमा आंध्र भोज, आंध्र पितामह कॉमा आंध्र भोज। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, उपाधि के बाद में नेक्स्ट पॉइंट, इसने विट्ठलनाथ स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। इसने विट्ठलनाथ स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। इसने विट्ठलनाथ स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। और लास्ट राजा का नाम लिखिएगा, सदाशिव राय। सदाशिव राय इस वंश का अंतिम शासक, सदाशिव राय। इस वंश का अंतिम शासक। नेक्स्ट लिखिएगा, सालू, तुलु और जो अडवीड़ू वंश है, इनके बीच में एक युद्ध हुआ था, बड़ा फेमस युद्ध है। इसका नाम है तालीकोटा या राक्षसी तांगड़ी का युद्ध। यहीं पे एक नोट करके पॉइंट ऐड कर लो और इसका नाम लिख लीजिएगा। तालीकोटा या राक्षसी तांगड़ी का युद्ध। टंगड़ी नहीं है ना, तांगड़ी है। राक्षसी तांगड़ी का युद्ध। (1565) तालीकोटा या राक्षसी तांगड़ी का युद्ध 1565। लिखिएगा इसमें पहला पॉइंट, विजयनगर के शासक, विजयनगर के शासक राम राय, विजयनगर के शासक राम राय और विजयनगर के शासक राम राय और की जगह आप चाहें तो वर्सेस कर दीजिएगा। इधर था आपका विजयनगर और साथ में इनके अपोजिट में 2-3 राजा थे, ठीक है, उन सभी का नाम कॉमा कर करके लिखते चलिएगा। विजयनगर वर्सेस बीजापुर। बीजापुर, ये हमारा वाला बीजापुर नहीं है, कर्नाटक का एक एरिया है बीजापुर। बीजापुर, गोलकुंडा। गोलकुंडा कहाँ पे है? हाँ, बीजापुर, गोलकुंडा, कॉमा बीदर। बीदर तथा अहमदनगर की संयुक्त सेना। अहमदनगर की संयुक्त सेना। अहमदनगर की संयुक्त सेना। बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, अहमदनगर,
इन सब की संयुक्त सेना। ठीक, ये था राक्षसी तांगड़ी का युद्ध। एरिया एक्सपेंशन को लेकर के ही था। आपका जो अहमदनगर है वो कहाँ पे है, कौन से राज्य में है? अहमदनगर महाराष्ट्र वाला एरिया जाता है। ठीक है, तो इस एरिया के जो राजा थे प्रमुख रूप से, और आपका कुछ ऐसे राजा भी थे जो कि कर्नाटक वाले एरिया में थे, वो सभी इस पूरे विजयनगर पर ही शासन चाहते थे। इसी चीज़ को लेकर के ये पूरा युद्ध हुआ था। ठीक, नेक्स्ट नाम लिख लीजिएगा, या नेक्स्ट वंश का नाम लिखिएगा अरविडु वंश। सालु तुलु नेक्स्ट है अरविडु वंश। हाँ, इसमें विजयनगर साम्राज्य की हार हो गई थी, ये लोग जीत गए थे। हाँ, सब मिलके मारे थे। अरविडु वंश। अरविडु वंश के संस्थापक तिरुमल। राक्षसी तांगड़ी इंपॉर्टेंट है ना, बहुत कई बार पूछा गया है एग्जाम में, किनके बीच हुआ था या कब हुआ था। वैसे जितने लोग, जितने भी राजा विजयनगर के खिलाफ लड़ रहे थे, उनका एक नेता था आदिल शाह। ठीक, चाहे तो उसको वहीं पे ब्रैकेट में नोट कर लीजिएगा। इधर थे राम राय और उधर थे आदिल शाह। ठीक, वापस आइएगा अरविडु वंश में। इसके संस्थापक तिरुमल, संस्थापक तिरुमल। और अगले प्रमुख राजा हैं वेंकट द्वितीय। वेंकट द्वितीय, वेंकट द्वितीय। लिखिएगा इसमें, इनके समय में सती प्रथा और विवाह कर, शादी पर लगाया गया टैक्स, विवाह कर प्रचलित था। इनके समय में सती प्रथा और विवाह कर प्रचलित था। नेक्स्ट पॉइंट, इसके शासनकाल में मैसूर राज्य की स्थापना की गई। इसके शासनकाल में मैसूर राज्य की स्थापना की गई। मैसूर राज्य की स्थापना की गई। ठीक, ये एक छोटा सा वंश था आपका पूरा बहमनी साम्राज्य के नाम से। और अच्छा, बहमनी साम्राज्य जहाँ पे आपने हेडिंग डाला होगा वहीं पे एक डेट नोट कर लो, 1336। हाँ, विजयनगर साम्राज्य जहाँ पे हेडिंग डाले होंगे ना, वहाँ पे डेट मेंशन कर लो, किस डेट पे इसको स्थापित किया गया था। विजयनगर साम्राज्य की शुरुआत कब से हुई थी? 1336 लिखे हैं ना, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, ये ऊपर का जो एरिया था किसके अधीन था? बहमनी साम्राज्य। ठीक, बहमनी साम्राज्य, हेडिंग डाल दीजिएगा बहमनी साम्राज्य। अभी जो 4-5 नाम आपने नोट किए थे, बीदर हो गया, अहमदनगर हो गया, गोलकुंडा हो गया, ये जो 4-5 राज्य थे वही इस पूरे एरिया के अंदर आते थे, बहमनी साम्राज्य के अंदर। ठीक, लिखिएगा इसमें पहला पॉइंट,
मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, इंट्रोडक्शन है कैसे इसका स्थापना हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दिल्ली सल्तनत के कमजोर पड़ने के कारण, दिल्ली सल्तनत के कमजोर पड़ने के कारण दक्षिण में बहमनी साम्राज्य का उदय हुआ। बहमनी साम्राज्य का उदय हुआ। दक्षिण में दोनों ही चल रहे हैं ना, विजयनगर भी है और ये बहमनी भी है। डिफरेंस क्या है, विजयनगर एक हिंदू शासकों का एरिया है और ये पूरे मुस्लिम शासकों का ही एरिया है। ठीक है, लिखिएगा इसमें। इसके संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह, इसके संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह। एग्जाम में या किताबों में आपको एक नाम ये भी मिल सकता है, हसन गंगू। हसन गंगू। हसन गंगू, ब्रैकेट में इसका जो दूसरा नाम है वो भी नोट कर लो, हसन गंगू। अलाउद्दीन बहमन शाह या हसन गंगू। ठीक, इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। इनकी राजधानी दौलताबाद थी। इनकी राजधानी दौलताबाद थी, जो बाद में गुलबर्गा हो गई। इनकी राजधानी दौलताबाद थी जो बाद में गुलबर्गा हो गई। ये लगभग कर्नाटक के आसपास पड़ेगा, महाराष्ट्र से नीचे आएंगे कर्नाटक, वहां पड़ेगा गुलबर्गा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। बहमनी साम्राज्य के विघटन के कारण, इसमें शासक हुए हैं, कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। जो पहले शासक थे जिन्होंने इसका स्थापना किया था वो महत्वपूर्ण थे, और जैसे जैसे उनका एक पूरा बहमनी साम्राज्य जैसे जैसे खत्म हुआ उसके बाद ये पूरा एरिया जो है वो 4-5 टुकड़ों में बढ़ गया था। उनके नाम और क्या क्या नाम था, कौन कौन संस्थापक थे, कौन प्रमुख शासक थे, उनको बस देखना है यहाँ पे। ठीक है, बहमनी साम्राज्य के विघटन के पश्चात यह क्षेत्र अलग अलग राजाओं के नेतृत्व में विभाजित हो गया। ठीक, अब इसके नीचे छोटा सा एक टेबल बना लीजिएगा। एक तरफ राज्य और उस समय उनके संस्थापक कौन थे, कौन कौन से भागों में बटा और उसके संस्थापक कौन थे। सबसे पहला है बरार। आगे जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो एक शब्द आपको पढ़ने को मिलेगा, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार करके। ठीक है, मध्य प्रांत और बरार, कई जगह ये नाम आएगा। तो मध्य
वर्तमान जो मध्य प्रदेश था और इससे लगा हुआ जो कुछ हिस्सा था इसको कहा जाता था संपूर्ण रूप से मध्य प्रदेश या मध्य प्रांत और बिहार, सॉरी बरार। तो पहला जो नाम है इसमें बरार। पहला हिस्सा जो टूटा था यह है बरार। इसके संस्थापक थे इमादुल मुल्क। इमादुल मुल्क। बरार इसके संस्थापक थे इमादुल मुल्क। सेकंड है बीजापुर। बीजापुर कर्नाटक वाला एरिया का है बीजापुर। बीजापुर में है संस्थापक यूसुफ आदिल शाह। राक्षसी तांगड़ी में जो सेकंड पार्टी को लीड कर रहा था कौन था? आदिल शाह। ठीक है, एक तरफ राम राय दूसरी तरफ आदिल शाह। ठीक, लिखिएगा बीजापुर, इसके संस्थापक थे यूसुफ आदिल शाह। तीसरा है अहमदनगर, ये महाराष्ट्र वाले एरिया में पड़ेगा। अहमदनगर, इसके संस्थापक हैं मलिक अहमद। मलिक अहमद। नेक्स्ट है गोलकोंडा। चौथा हिस्सा जो टूटा था गोलकोंडा या गोलकोंडा। गोलकोंडा। कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह। गोलकोंडा के संस्थापक थे कुली कुतुब शाह। और लास्ट है बीदर। हाँ, गोलकोंडा हाँ हैदराबाद में है, वर्तमान अगर देखा जाए तो तेलंगाना में। बीदर, गोलकोंडा, लास्ट है बीदर। इसके संस्थापक थे कालसम बरीद। कालसम बरीद। 5 लोकेशन का नाम याद रखिए, पर्याप्त है। और एक नाम याद रखिएगा आदिल शाह, बाकी 4 महत्वपूर्ण नहीं है। आदिल शाह का नाम रखिएगा, नाम याद रखेंगे, और बाकी इन 5 लोकेशंस का। ठीक, इसमें खास चीज़ क्या है? आपने राक्षसी तांगड़ी वाले जो युद्ध लिखा है उसमें वापस आओ तो राक्षसी तांगड़ी में विजयनगर के विरुद्ध कौन कौन थे? बीजापुर, गोलकोंडा, बीदर, बरार है क्या उसमें? नहीं है ना। इसमें एकमात्र ऐसा एरिया था बरार जो कि इस युद्ध में शामिल नहीं था। बस ये चीज़ याद रख पाएंगे, बरार जो है वो राक्षसी तांगड़ी के युद्ध में या हाँ इसमें शामिल नहीं था। बरार जो है वो इस युद्ध से अलग था। बाकी के 4 लोग मिल करके लड़ रहे थे। इनको लीड करने वाला कौन था? आदिल शाह। ठीक है, बीदर कर्नाटक वाले एरिया में। चलिए अब लास्ट में इस पूरे वंश के बारे में कुछ पॉइंट है, इसको बस नोट करके, मिसलिनियस पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, इसको नोट कीजिएगा। बरार नहीं, मध्य प्रदेश के आसपास। आगे इसको आगे ये नाम फिर से आएगा, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार करके। कुछ पूछ रहे थे क्या? लिखिएगा इसमें पहला पॉइंट नोट करके। इस वंश के द्वारा या इस साम्राज्य के द्वारा बीदर कॉलेज, बीदर कॉलेज
ब्रैकेट में इसके संस्थापक का नाम लिखिएगा, महमूद गवान। ये पूछा गया है एग्जाम में। बीदर कॉलेज के संस्थापक महमूद गवान, या कई जगह पे ये आप इस तरीके से मात्रा लगा देंगे तो भी चलेगा, गवां, महमूद गवां या महमूद गवान। बीदर कॉलेज के संस्थापक महमूद गवान थे। नेक्स्ट, कुली कुतुब शाह ने चार मीनार कहां पे है? हैदराबाद में। कुली कुतुब शाह ने चार मीनार की आधारशिला रखी। कुली कुतुब शाह ने चार मीनार की आधारशिला रखी। नेक्स्ट, आदिल शाह ने बीजापुर में गोल गुंबद बनवाया। ब्रैकेट में वहीं पे लिख लीजिएगा आदिल शाह का मकबरा। पहले गोल गुंबद बनवाया था, बाद में उसकी मृत्यु के बाद वहीं उसको दफना दिया गया। आदिल शाह का मकबरा। मकबरा और मज़ार में फ़र्क बता दिया था ना। मकबरा हो गया, कब्र हो गया, मज़ार हो गया, तीनों अलग चीज़ है। ऐसे ही कुछ बताए थे। क्या बताए थे? बेसिक से डिफरेंस है। कब्र का मतलब कोई सामान्य व्यक्ति को जहां दफनाया गया हो, कब्र हो गया। मज़ार इस्लाम में किसी धार्मिक संत को जहां दफनाया गया हो, और एक है आपका मकबरा, किसी राजा, रानी या राजकुमार के लिए इस्लाम धर्म से को मानने वाले किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का जो स्थान है जहां दफनाया गया, इसको मकबरा कहा जाता है। ठीक है, कब्र सामान्य व्यक्ति को दफनाने का, मज़ार धार्मिक व्यक्ति, और मकबरा किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के लिए। आदिल शाह का मकबरा यहीं पे है, गोल गुंबद के नीचे। नेक्स्ट पॉइंट है, आदिल शाह का विवाह अहमदनगर की चांद बीवी से हुआ। आदिल शाह का विवाह अहमदनगर की चांद बीवी से हुआ, जो अकबर की सेना का प्रतिरोध करने के लिए विख्यात है। जो अकबर की सेना का प्रतिरोध करने के लिए विख्यात है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बिंदु थे आपके इस पूरे बहमनी साम्राज्य के बारे में। चांद बीवी का नाम सिर्फ इसी संदर्भ में पूछा गया एग्जाम में। अकबर की सेना को किसने टक्कर दी थी? चांद बीवी ने। ठीक, ये था पूरा आपका दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत के पैरेलली दक्षिण भारत में जो साम्राज्य चल रहे थे, आपका बहमनी साम्राज्य और आपका विजयनगर साम्राज्य। और इसी के साथ साथ भारत भर में छोटे छोटे साम्राज्य, जहां जिसको मौका मिलता था वो अपना अधिकार स्थापित कर लेता था। ठीक, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे साम्राज्य हैं, प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, पर आप चाहेंगे तो नेक्स्ट क्लास में सबके बारे में एक लाइन नोट कर लेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना रखते हैं। थैंक यू।